स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है चार्ज का। वो क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई, ठीक है, जिसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। अगर हमारे पास ये दे दिया जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी कंडक्टर पर या किसी भी वायर पर कितना चार्ज है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला फार्मूला है Q इक्वल टू एन ई, में Q क्या है? चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपको चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर वो आपको याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी वैसे दिया होगा क्वेश्चन पेपर पर, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारा Q इक्वल्स टू एन ई। सेकेंड फार्मूला है हमारा करंट का। करंट क्या होता है? करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो चार्ज होगा इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी कूलाम्ब, ठीक है, कूलाम्ब। अब आता है करंट का फार्मूला। करंट क्या होता है? Q अपॉन टी, ठीक है। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। एक तो एम्पियर होती है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ सकती है? कूलाम्ब पर सेकंड, ठीक है, कूलाम्ब पर सेकंड, ठीक है। अब Q की वैल्यू मैं यहां से भी रिप्लेस कर सकता हूं, तो एक फार्मूला मेरे पास ये आ जाएगा Ne अपॉन टी। तो अगर किसी भी वायर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और अगर मुझे पता चल जाए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्टिकुलर कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं, तब मैं अपना करंट कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। या तो मुझे चार्ज पता चल जाए कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, तो मैं उन दोनों को डिवाइड करके एम्पियर मींस अपना करंट कैलकुलेट कर सकता हूं। ध्यान रखना है जो ये टाइम है, ये टाइम किस में रखना है? सेकंड में रखना है, ओके। तो अगर मुझे पता चल जाए कि कितने सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तब मैं अपना करंट निकाल सकता हूं। या फिर मुझे ये पता चल जाए कि कितने सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तब भी मैं इस फार्मूले से अपना करंट कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। एक थर्ड फार्मूला फिर क्या है? ओम्स लॉ के ऊपर है। V इक्वल टू आई आर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। V पोटेंशियल, I करंट, R रेजिस्टेंस, ठीक है। बट इस रेजिस्टेंस को लेकर हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके हम दो कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं पहले, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन कैसे तैयार होता है कि जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, अब इस रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट से दूसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट करो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये पहला रजिस्टर था R1, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट था। अब इसके एंड पॉइंट से दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट किया R2 के, और इसके एंड पॉइंट से तीसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट किया, ये था R3, और ये है इसका एंड पॉइंट, ठीक है। ये अब रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टर डिवाइस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रेजिस्टेंस मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह करंट के फ्लो को अपोज करता है, और रजिस्टर क्या होता है? ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस होता है और एक होता है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर एक डिवाइस होती है, ठीक है। तो ये हमारे रजिस्टर है, तीन रजिस्टर का हो या रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, तीनों किसमें? एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्शन हमारा कौन सा होता है? पैरेलल। तो अगर हम पैरेलल की बात करें तब क्या होगा? सबके स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था R1 का, ठीक है। अब जो दूसरा रजिस्टर होगा या दूसरा रेजिस्टेंस होगा उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट इसी से कनेक्ट होगा, जैसे ये था, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये R2 और ये एंड पॉइंट। तीसरा रजिस्टर R3, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट। अगर मैं इन सबके स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ कनेक्ट कर दूं इस तरह से, और एंड पॉइंट एक साथ कनेक्ट कर दूं ऐसे, तो जो मेरा ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कनेक्शन बनेगा, ये कौन सा बनेगा? पैरेलल कनेक्शन बनेगा, ठीक है। अब और क्या क्या बातें याद रखनी है? अब अगर सीरीज कनेक्शन को मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं और एक स्विच से, ठीक है। अब V वोल्ट की बैटरी है, की है ये। अब जैसे मैं की ऑन करूंगा तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो पूरे सर्किट में करंट सेम होगा, ठीक है। यहां हम लिखते हैं
इसी के आगे लिख लेते हैं। सीरीज में पहली बात क्या याद रखनी है, ठीक है, क्या कि करंट विल बी सेम, ठीक है, इन ऑल रजिस्टर, ठीक है, मतलब जितने भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं उनमें करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब ये V वोल्ट की बैटरी थी, तो यहाँ पर ये जो तीन रजिस्टर हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके अक्रॉस सपोज दैट V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल जो V होगा वो क्या होगा, इन सब में कुछ ना कुछ अलग अलग ड्रॉप होगा, ठीक है। और अगर इक्वल रजिस्टर होंगे तीनों तो इक्वल ड्रॉप हो जाएगा। तो क्या है, जो टोटल V है वो इक्वल होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 क्या है, V1 है R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, V2 है R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और V3 है जो R3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करूं, मैं इंडिविजुअल कर लूं, उन सबका सम कर दूं, तो वो जितने वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई होगी लगभग उसके आसपास आएगा वो, ठीक है, अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया तो, ठीक है। फिर इसके बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा ही आएगा। जैसे ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, जो इसमें सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, सपोज दैट ये 3 ओम का था, ये 4 ओम का था और ये 5 ओम का था, तो जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो 5 ओम से भी ज्यादा का आएगा, ठीक है। जो भी इसमें इंडिविजुअल सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा आएगा, क्यों आएगा आप खुद देख लो कि आप सबको ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो 3 पॉइंट मेनली आपको कनेक्शन में याद रखने, जैसे सीरीज कनेक्शन में क्या, जितने भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा या ब्रेक होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंडिविजुअल सबका सम कर दो, ठीक है। अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं इन्हें, ये तब क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में मैंने इन्हें कनेक्ट किया तो यहां से यहां तक इसे सही से कनेक्शन दिखा देते हैं ये, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो यहां लिख लेते हैं क्या कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होंगे तो V क्या होगा, V सेम रहेगा, ठीक है। जितने भी रजिस्टर हैं, जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सिर्फ पैरेलल वाले, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, अब जैसे यहां से करंट आएगी I, तो ये क्या होगा, I1 I2 I3 तीनों में अलग अलग जाएगा, I1 I2 और I3। तो नेट करंट कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों करंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी ब्रांचेस में वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जितने भी रजिस्टर दिए हैं उनका इनवर्स ले लो और फिर उनको ऐड कर दो, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना क्या कि जो आपका लास्ट में कैलकुलेट करके आता ना उसको पलटना होगा, आपकी 1/R की वैल्यू आएगी, और अगर आपको R इक्विवेलेंट पूछा है तो आप उसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे, तो आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा सबसे पहले चार्ज, फिर करंट, फिर ओम्स लॉ और उसके रजिस्टर का कनेक्शन, ठीक है। इन रेजिस्टेंस को आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो। पैरेलल में बस ये याद रखना कि जैसे आपने 1/R सॉल्व किया कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आपका x/y, तो r कैसे निकालोगे, r इसको इनवर्स कर दोगे इसका y/x, ये आंसर होगा। यहाँ पे गलती हो जाती है कि स्टूडेंट वहीं पर छोड़ देते हैं x/y पर, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है, रजिस्टर हो गया। इसके बाद आता है हमारा हीट और पावर, ठीक है, इनके फार्मूले आते हैं, ठीक है, तो वो आगे देखते हैं अभी। इसके बाद हमारे पावर का फार्मूला आता है। पावर क्या, P इक्वल टू V इंटू आई। P क्या है यहाँ पर पावर, V क्या है वोल्टेज और I क्या है करंट, तो P इक्वल टू V I, ठीक है। अब ये जो पावर आएगी इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट, ठीक है, क्या यूनिट होगी, वॉट, ठीक है। और फार्मूला क्या हो सकता है, अच्छा मैं यहां से अगर ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर,
अगर मैं V को हटाना चाहता हूं तो V की जगह मुझे क्या रखना होगा, IR। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R। ठीक है, और सेम अगर मुझे यहां से I को रिप्लेस करना है तो I की वैल्यू क्या होगी, यहां पर V अपॉन R। यहां से I कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो जब I की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। ये आपके पावर का फार्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रखना, पावर के तीन फार्मूला है, VI P इक्वल टू I स्क्वायर R और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये आपका आएगा वॉट में। ठीक है, एक होता है हीट का फार्मूला या एनर्जी का। ठीक है, वो क्या होता है, हीट या फिर एनर्जी। ठीक है, वो होता है आपका सेम जो ये फार्मूले होते हैं, इन्हीं में अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे VIT, दूसरा हो जाएगा I स्क्वायर R T और तीसरा हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं किसके, जितने भी हीट प्रोड्यूस्ड होती है या जितने भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है कोई भी डिवाइस ले रहा है उसका फार्मूला ये। अच्छा, तो इनकी यूनिट किस में आएगी, ये यूनिट किस में आई थी, वॉट में। ठीक है, और ये यूनिट, अच्छा एक बात तो ध्यान रखो, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम मतलब सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर आप यहाँ सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा, जूल में। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर आपने टाइम नहीं लिया है तो यूनिट आएगी वॉट में, और अगर आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपका आंसर आएगा जूल में। ठीक है, अच्छा एक कॉमर्शियल यूनिट होती है, वो होती है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, उसको याद रखना है, वो कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये ठीक है, बाई चांस आपको क्वेश्चन में कभी किलोवाट आवर दे दिया जाए और पूछ ले कि कितने जूल एनर्जी खर्च हुई है, तो आप क्या करोगे, जितने भी किलोवाट आवर दिया होगा उसकी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जूल में आंसर आ जाएगा। या अगर जूल में दिया होगा किलोवाट आवर में कन्वर्ट करवाना होगा तो आप इसको डिवाइड में ले जाओगे, तब आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो ये था, इसमें ये सारे हमारे फॉर्मूले थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब सारे करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।